नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और मुद्दे की बात में आज बात करेंगे एसटीएफ से मुठभेड़, अपराधी ढेर। सोमवार की देर रात शामली के झिंझाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में जंगल में 1 लाख का इनामिया अशरद सहित उसके 3 साथियों को मुठभेड़ में ढेर कर एसटीएफ पश्चिमी यूपी सहित आसपास के इलाकों को अपराध मुक्त बनाने में बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है। हालांकि तेज तर्रार इंस्पेक्टर सुनील बदमाशों को गोली लगना एसटीएफ के लिए चिंता का विषय है। सवाल है कि खूंखार अपराधियों की गतिविधियों पर स्थानीय पुलिस समय प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर सकी, जिससे पूरी गैंग के जुटने के बाद पश्चिमी यूपी की 16 सालों के अंतराल की सबसे बड़ी मुठभेड़ की नौबत न बनती। एसटीएफ मेरठ को गैंग द्वारा लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने की सूचना पर मौके पर पहुंची। उदयपुर के ईंट भट्ठे के पास ब्रेजा कार सवारों ने रोकने का प्रयास करते ही एसटीएफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इससे एसटीएफ को जाबी फायरिंग करने को मजबूर होना पड़ा। बदमाशों की तैयारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आधे घंटे से अधिक समय तक करीब 1 दर्जन सदस्यों वाली एसटीएफ टीम को न सिर्फ छकाए रखा, बल्कि जाबाजी की पहचान रखने वाले इंस्पेक्टर सुनील कुमार बदमाशों की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए गुरुग्राम के अस्पताल मेदांता में भर्ती कराया गया है। घायल इंस्पेक्टर सुनील कुमार पूर्व में जहां पीएससी के कंपनी कमांडर रहे हैं, तो वहीं ददुआ और ठोकिया जैसे दुर्दांत डकैतों का एनकाउंटर करने वाली टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। एनकाउंटर में अरशद का साथी सोनीपत का मंजीत और हरियाणा के मधुबन निवासी सतीश सहित एक अन्य बदमाश को भी ढेर किया गया है। मारे गए बदमाश मंजीत को आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जो इन दिनों पैरोल पर जेल से बाहर आया था, वारदातों को अंजाम दे रहा था। इसलिए सवाल है, शामली सहित आसपास जनपदों की पुलिस को बदमाशों की सक्रियता के समय रहते भनक क्यों नहीं लगी। यहां यह सवाल भी लाजमी है कि अपराधियों से कड़ाई से निपटने की पुलिसिया पहल को राजनीतिक मुद्दा बनाना भला कहां तक उचित है। क्या इससे पुलिस का मनोबल कमजोर होता है, जिससे समाज के कलंक बदमाशों को हौसला मिलता है। इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। दीपक कुमार जी हैं हमारे साथ में, संवाददाता शामली से। आलोक कुमार त्रिपाठी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजकुमार कौशिक हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की ओर से। शुरुआत करेंगे अपनी चर्चा की। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शिवा का, लखनऊ से। शिवा, इंस्पेक्टर जो घायल हुए उनकी स्थिति कैसी है, सबसे पहले वो अपडेट, और साथ ही साथ एक बड़ी जाबाजी का ये नमूना सामने आया है, जिस तरीके से इन बदमाशों को ढेर किया गया और एसटीएफ ने एक पूरे क्षेत्र को अपराध मुक्त करने का प्रयास किया। शिवा, देखिए, बड़ी कार्रवाई है गरिमा एसटीएफ के लिए कि शामली जिले के अंदर ये जो एनकाउंटर हुआ है, ये मुस्तफा कग्गा गैंग का वो गैंग था जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा भार था, और इनके जो मेंबर्स थे वो लगभग लूट, फिरौती, हत्या और लूट जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। और जो अरशद नाम का जो बदमाश है, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम एडीजी मेरठ ने किया था, उसको काफी दिनों से एसटीएफ की टीम तलाश कर रही थी। और शामली जिले के झिंझिना में तकरीबन 2 बजे के आसपास एसटीएफ की जो टीम है उसने इस कार सवार बदमाशों को घेरा, और जब रोकने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो उन बदमाशों ने, जो उनके पास ऑटोमेटिक पिस्टल्स थी, तमंचे थे और जो कार्बाइन थी, उस हथियारों से पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। और जब जवाबी फायरिंग हुई स्पेशल टास्क फोर्स के लोगों ने की, तो उन सभी जवाबी फायरिंग में 4 बदमाश मार गिराए गए हैं, जिसमें
अरशद है 1 लाख का जो इनामी है, जो मुस्तफ़ा कग्गा गैंग का मुख्य दाहिना हाथ बताया जाता है, और उसके साथ साथ मंजीत, सतीश और एक अन्य व्यक्ति है। तो चारों लोग मार गिराए गए हैं और इनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं उसकी भी पुलिस जो है वो मॉनिटरिंग कर रही है, और जल्दी कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। लेकिन इसी मुठभेड़ के दौरान जो सुनील कुमार जो इस पूरे एनकाउंटर का नेतृत्व कर रहे थे, जो पूरी टीम लगा करके इन अपराधियों को ढूंढ रहे थे, क्योंकि अरशद की बहुत दिनों से तलाश चल रही थी। सहारनपुर में एक डकैती की घटना हुई थी जिसमें 1 लाख के इनामी अरशद का नाम आ रहा था सामने, उसकी सीसीटीवी फुटेज आई थी और उसके बाद से एसटीएफ की टीम उसकी तलाश कर रही थी। और सुनील कुमार जो इस पूरी घटना में घायल हुए हैं उनका फिलहाल गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है, क्योंकि मुठभेड़ के दौरान उनको भी कई गोलियां पेट में लगी हुई है जिनकी हालत अभी फिलहाल सीरियस है। तो बड़ा एक ये कहा जाएगा कदम है एसटीएफ का कि उसने देर रात कार सवार बदमाशों के साथ मुठभेड़ की, और उस मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गोली लगी है और जिससे सभी लोगों की मौत हो गई है। अब एसटीएफ की टीम ये भी कह रही है कि कग्गा गैंग के जो अन्य सदस्य हैं, जो गिरोह से जुड़े अन्य लोग हैं, जो इनको शरण देने का काम कर रहे थे, जो इनके साथ हथियारों की सप्लाई के काम कर रहे थे या उनके साथ अन्य अपराधों में लिप्त थे, उसमें मुस्तफ़ा कग्गा गैंग के अन्य लोगों की गिरफ्तारी करना जो है उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, और आगे वो टीम लगाकर के इस तरीके की कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर बड़ी चुनौती है, कैसे इससे निपटेंगे देखना बहुत अहम होगा। दीपक कुमार का रुख कर लेते हैं, शामली से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दीपक, पश्चिमी यूपी में 16 वर्षों की अब तक की ये सबसे बड़ी मुठभेड़ मानी जा रही है, बड़े अपराधियों को इस बार निशाना साधा गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक इन बदमाशों ने पुलिस को छकाए रखा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ऐसा लगता है मानो ये बदमाश बिल्कुल तैयार थे, इनको जानकारी थी। ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ ये अपने आप में कई सारे सवाल अपने पीछे छोड़कर गया है। अनम्यूट कीजिए दीपक, पहले उसके बाद बोलना शुरू कीजिए। जैसे मैं आपको बता दूं, इसके लिए सोचने वाली बात है कि यहाँ पर जो बदमाशों के साथ में एसटीएफ की जो मुठभेड़ हुई है, आपको बता दें कि कानपुर की घटना के बाद एसटीएफ जो टीम है वो इन बदमाशों की तलाश कर रही थी, जिसके बाद गुप्त सूचना के बाद ही जो है टीम ने इन बदमाशों के जो है रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद बदमाशों ने इनके ऊपर जो है फायरिंग करनी शुरू कर दी। वही जवाबी फायरिंग के बाद जो है ये चारों बदमाश ढेर दिए गए। इसके बाद चारों बदमाश ढेर होने के बाद जो है एसटीएफ की जो एक बड़ी कार्रवाई को देखने को मिल रही है, जिसमें आपको पता है कि यहाँ पर एक सुनील इंस्पेक्टर एसटीएफ की जो घायल हुए हैं, जिसको लेकर उनको पहले करनाल हॉस्पिटल में भर्ती करा गया, जहाँ पर उनकी हालत को गंभीर देखते हुए उनको गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर अभी भी उनकी हालत को गंभीर देखा जा रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ में और मेहमान हैं, हमारे साथ में आलोक कुमार त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले इंस्पेक्टर एक गोली लगने से घायल हुए हैं, बड़ी मुठभेड़ थी, पुलिस की पूरी तैयारी थी, लेकिन जब भी ऐसी मुठभेड़ होती है हम कई बार देखते हैं बड़े जो ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, खासतौर पर पुलिस के बड़े माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, कई बार इनमें जानकारी हो जाती है, इन माफियाओं को पहले से ही इन्हें पता होता है कि किस तरीके से इन पर जो है पुलिस का एक्शन होने वाला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी कमी है इस पूरे सिस्टम की। इस पूरे सिस्टम में कई बार लोगों की जान चली जाती है। हमने देखा कई बड़े मामले अगर हम उठा लें तो उनमें भी जानकारी होती है माफियाओं को, बदमाशों को, दबंगों को कि पुलिस का एक्शन होने वाला है, और जिसके चलते हमारे पुलिस के जवानों को जान तक कई बार खोना पड़ सकता है। जी गरिमा जी, देखिए जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, और पूरे प्रदेश में इस तरह का अभियान चल रहा है कि जहां पे भी पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरह से भी हो इन अपराधियों का जो भय है क्षेत्र में, जो समाज में, वो कैसे खत्म किया जाए। और पिछले कुछ वर्षों में आप देखिए लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं जो भी अपराध की दुनिया में अपना एक परचम लहराते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासा चर्चित रहता है अपराध के नाम से और अपराधियों के नाम पे, और वहाँ एक बहुत बड़ा सक्रिय गैंगों का तो उसमें मुझे लगता है कि इस तरह का, लेकिन जब इस तरह की जो अपराध होते हैं और पुलिस उनके खिलाफ अभियान चलाती है तो कई बार इस तरह की घटनाएं भी होती हैं कि पुलिस के जवान भी शहीद होते हैं, उनको भी गोलियां लगती हैं, और कई बार आपाधापी में वो अपना सुरक्षा कवच होता है उसको भी ले जाना भूल जाते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पुलिस के वहां से कहीं मुखबिरी हो जाती है और अपराधियों को पता चल जाता है
कि पुलिस उनको ढेर करने वाली है या उनका रास्ता रोकने वाली है, उसमें अचानक ही गोलीबारी चलती है। तो ये एक अभियान चलता है इस तरह का, और मुझे लगता है कि इस तरह से अभियान जब चलता है तो कहीं ना कहीं लोगों में जो अपराध है, अपराधियों में भय का माहौल बनता है। और सरकार का भी यही एक लक्ष्य है कि कैसे भी हो जो अपराधी हैं उनके अंदर पुलिस का भय हो, और पुलिस के भय को बनाए रखने के लिए कई बार कई पुलिसकर्मी शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखते हैं तो पिछले कुछ वर्षों से जब से भाजपा सरकार आई है, लगातार पुलिस के इन अपराधियों के खिलाफ, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे पश्चिमी यूपी हो, हर जगह इस तरह का अभियान चल रहा है। और अपराधियों को ढेर करने में पुलिस लगातार लगी हुई है, सक्रिय हुई है, और कैसे भी माहौल बना रहे, समाज में भय का माहौल खत्म हो, और कहीं ना कहीं अपराधी या तो जेल के पीछे चले गए हैं या पुलिस की गोलियों का शिकार हुए हैं। तो ये पुलिस के लिए बड़ा कारगर है। ये बात एक जरूर दुखद है कि पुलिस के इंस्पेक्टर को भी, जो एसटीएफ के हैं, जो पिछले कई ठोकिया या गैरकानून लोगों के खिलाफ अभियान चलाते रहे, उनको भी गोली लगी। ईश्वर से कामना है कि वो स्वस्थ हो, चूंकि अभी उनको इस तरह के कई अपराधियों को ढेर करना है। तो मुझे लगता है कि भाजपा का ये अभियान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये अभियान कहीं ना कहीं अपराधियों में भय का माहौल पैदा कर रहा है। बिल्कुल, साफ तौर पर अपराधियों में भय का माहौल जरूर है, लेकिन अगर इन अपराधियों पर सख्त एक्शन इस तरीके से लगातार पुलिस करती रही तो कहीं ना कहीं अपराध पर लगाम जरूर लगेगी। राजकुमार कौशिक जी हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की ओर से, बहुत स्वागत सर आपका भी। राजकुमार जी, आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके से मामले में जब कोई पुलिसकर्मी घायल होता है, जैसे ये जो पूरा मुठभेड़ हुई इसमें एक इंस्पेक्टर के घायल होने की बात सामने आई है, तब क्या जब जो बाकी की पूछताछ में जो बचते हैं बदमाश, इनसे पूछताछ होती है तो इन लोगों पर जो एक्शन लिया जाता है क्या उस लिहाज से लिया जाता है? क्योंकि हमने देखा है कि खास तौर पर जो ये बड़े ऑपरेशंस होते हैं इनमें कई बार पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात सामने आती है या फिर कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में क्या जब फैसला इनको लेकर सुनाया जाता है, जब इनके पूरे मामले में सुनवाई होती है, उस चीज को कंसीडर किया जाता है और क्या मामले की गंभीरता उस लिहाज से समझी जाती है? गरिमा जी, मेन है कि शासन और शासन की स्थिति जब आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर शामली में, अब से पहले 7 वर्षों में और आज की जो स्थिति है, ये काउंटर हो रहे हैं और लोग ये स्थिति आज जो सामान्य व्यवस्था, आज लोग मुख्य रूप से फ्रीडम होकर अपना वर्क कर सकता है। कुछ बिजनेसमैन आपने देखा यूपी की तरफ आकर्षित हुए हैं, तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा कि इस बीच में यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और इस बेहतर व्यवस्था में पुलिस का भी पूर्ण सहयोग है, क्योंकि वही पुलिस है आज जो वर्क करने लगी और ऐसा वर्क कर लेगी अपनी जान भी जोखिम में डालती है। लेकिन मेन चीज है कि जब पुलिस वाले घायल होते हैं इनकाउंटर व्यवस्था में, तो उनकी फैमिली और उनकी प्रोटेक्शन और उनकी हेल्थ संबंध में हॉस्पिटलाइज और उनको सब ये सुविधा तुरंत मिलनी चाहिए। और मेन चीज है कि उनकी फैमिली इफेक्टेड भी हो जाती है। कभी कभी ऐसे भी अधिकारी होते हैं कि ये जो माफिया एक संगठन होता है इन लोगों का, छोटे से लेकर ऊपर तक का, तो ये जैसे कोर्ट में कोई पैरवी होती है उन लोगों की, ये होते हैं उसको, उनको इफेक्टेड करते हैं। तो हर तरह से उनको सहयोग मिले पुलिस कर्मियों के, और पुलिस कर्मियों की जो गवाही होती है, तो कुछ टाइम में काफी लंबा प्रोसीजर हो जाता है कानून का, तो उस प्रोसीजर के कारण भी सही तरह से उनको सजा होने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि कुछ अधिकारी रिटायरमेंट हो जाते हैं, 15-20 साल पुराने मुकदमे हो जाते हैं। लेकिन मैंने इनका कानूनी रूप में जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाए और ऐसी अदालतें कार्य कर रही है। जैसे बड़े माफिया होते हैं जो राजनेता हैं, उनके लिए अलग अदालतें बनाई गई हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। तो स्थिति ये है कि बेहतर व्यवस्था के लिए पुलिस ही कंट्रोल कर सकती है, पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। आप देख रहे हैं कि ये इनकाउंटर नहीं होते और ऐसी स्थिति नहीं होती, क्योंकि ये माफिया कभी नहीं, ये भाई बहन कोई रिश्ते को कुछ नहीं समझते, ये केवल अपना उद्देश्य समझते हैं, अपनी दहशत बनाना चाहते हैं पब्लिक में, और उस दहशत के कारण इनका शासन चलता है। तो आप जैसे लोग जितना भी है, पुलिस ने इस तरह का जो काउंटर किया है, वो लगा है कि जो बेहतर व्यवस्था है पब्लिक के लिए। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे, अपनी चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ में लगातार मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं।
हमारे साथ में प्रदीप सारंग जी हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रदीप सारंग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका के न्यूज़ इंडिया पर। प्रदीप जी, गैंग जुटना स्थानीय पुलिस की विफलता होती है। सबसे पहले अगर निचले स्तर पर जो थाने की पुलिस होती है, चौकी की पुलिस होती है, अगर ये एक्टिव रहे तो मुझे लगता है इस तरीके का कोई सरगना या गैंग बनने ही नहीं पाएगा। जी, सही कहा आपने। पहली बात तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से अपराधियों के अंदर एक खौफ पैदा करने का काम किया है, जो स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जरूरी होता है। यह समाज ही दंड और पुरस्कार के विधान से चलता है, पूरी सृष्टि चलती है। तो बीच में क्या हुआ था कि दंड का विधान कमजोर हो गया था, ये हुआ है। दूसरी बात कि ये जो कैसे गैंग बन जाते हैं, निश्चित उसमें पुलिस का ही हाथ होता है। सच ये है कि जब कोई एक सुल्ताना डाकू एक अंडा चुरा के लाता है, चाहे उसको घर से प्रोत्साहन मिला हो तो सुल्ताना डाकू बना हो, और चाहे पुलिस चौकी और निचले स्तर के बीट पुलिसकर्मी से उसे साह मिलती हो, उसके बदले चाहे वो कीमत लेते हो, जो भी हो, फिर वो बड़ा दहशतगर्द बन जाता है, आतंकवादी बनता है, बदमाश बनता है, लुटेरा बनता है, रोड होल्ड अप करता है। तो इसमें कहीं ना कहीं निचले स्तर के पुलिसकर्मियों की साह होती है, बाद में नासूर बनता है समाज के लिए और पुलिस को फिर सामने आना पड़ता है। अब बात यह है कि एनकाउंटर हो रहे हैं, निश्चित रूप से अगर कोई आपराधिक चरित्र का व्यक्ति जो दहशत के आधार पर अपना काम कर रहा है, अगर उसका एनकाउंटर होता तो सही होता है। कई बार गलत एनकाउंटर भी होते हैं, उसमें आम जनता सफर करती है, उसका परिवार सफर करता है, बाद में उसके लिए कोई रेमेडी नहीं होती। तो एनकाउंटर बहुत अच्छी चीज किसी भी समाज के लिए नहीं है, किसी भी व्यवस्था के लिए एनकाउंटर कोई समाधान नहीं है। एनकाउंटर तो तात्कालिक ऑपरेशन है, लेकिन सरकार को, पुलिस को अपना गिरेबान झांकना होगा, और जिस तरह से स्वस्थ समाज की बात करते हैं, हर पुलिस विभाग को अपने अंदर देख करके एक नई रणनीति बनानी होगी कि कैसे अपराधी जन्म ही न ले। उसके लिए पूरी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, उनको एक विशेष प्रशिक्षण बनाना पड़ेगा, विंग बनानी पड़ेगी, वरना तो एनकाउंटर समाधान नहीं है भाई। हम एनकाउंटर से सहमत नहीं है, लेकिन जो अपराधी किस्म के व्यक्ति एनकाउंटर होता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो दहशत फैलाना चाहते हैं उनको अंजाम तक जाना चाहिए। जी ठीक है सर, ठीक है। और मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, लगातार हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। शिवा के पास एक बार फिर से चलते हैं। शिवा, एसटीएफ ने 4 कुख्यात बदमाशों को ढेर किया है और कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद से कुछ लोगों को, उन बदमाशों को, खासतौर पर उन गैंग्स को जो इस तरीके के अपराधों को अंजाम देते हैं, एक डर, एक भय उनमें जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल गरिमा, इस एनकाउंटर के बाद से मुस्तफा कग्गा गैंग की कमर टूट चुकी है और 4 एनकाउंटर यानी कि 4 बदमाशों की मृत्यु के बाद से कहीं ना कहीं वो गैंग दहशत में होगा और तमाम जो उसके गिरोह से जुड़े लोग हैं उनको एसटीएफ लगातार पकड़ने का काम कर रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्तफा कग्गा गैंग का एक बहुत खासा प्रभाव था, जो लूट, हत्या, डकैती की जब तमाम जो वारदातें होती थी वो इसी गैंग द्वारा की जाती थी। अब अभी देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट एसटीएफ ने जारी नहीं किया है कि एनकाउंटर के परिस्थितियों में ये हुआ, जो बदमाश थे वो कहां से कहां की ओर जा रहे थे और किस तरीके से एसटीएफ की यूनिट को सूचना मिली कि ये कार सवार बदमाश अपने साथ हथियार लेकर के जा रहे हैं। अभी बैकफुट पे रहे एसटीएफ के अधिकारी, डीजीपी से लेकर के जो एसटीएफ की मेरठ यूनिट है वो अभी फिलहाल कोई बात बता नहीं रही है। लेकिन सुबह सुबह एक मैसेज जरूर आया था कि शामली जिले के अंदर एक मुठभेड़ हुई है जिसमें 4 बदमाश थे, उनका अंश एक मुठभेड़ हुई है। लेकिन ऑफिशियल जानकारी बाद में कुछ देर बाद मिली कि शामली जिले में जिन लोगों से भी मुठभेड़ हुई है वो सभी लोग मारे गए हैं। तो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है और हमको लगता है कि एसटीएफ के अधिकारी इस बात को प्लान कर रहे हैं कि मीडिया के सामने जब ब्रीफिंग करेंगे या अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेंगे तो उसमें सारी चीजें लिखेंगे कि आखिरकार जो मुठभेड़ हुई है जिनमें 4 बदमाश मारे गए हैं मुस्तफा कग्गा गैंग में, वो किन परिस्थितियों के तहत मारे गए हैं और क्या आखिरकार वजह थी। तो जरूर एक अभी निचले तौर पर रात में 2 बजे के बाद से अभी 12 बजे के ज्यादा समय हो चुका है, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी एसटीएफ का किसी भी तरीके से नहीं आया है। लेकिन 4 बदमाशों के मारे जाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी गैंग है, ना सिर्फ मुस्तफा कग्गा गैंग बल्कि और भी जो भी आपराधिक गैंग जो चलाए जाते हैं, उनमें एक खासा डर का माहौल है कि उत्तर प्रदेश सरकार फिर से एक बार एनकाउंटर मोड पर आई है और जो भी गैंग है वो उनके निशाने पर है। देखिए गरिमा, सर्विलांस पे होते हैं जितने भी अपराधी होते हैं और सर्विलांस के जरिए लोगों की लोकेशन ट्रैक की जाती है, लोगों की बातें सुनी जाती है
तो उसके तहत ही हमको लगता है ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया होगा, क्योंकि अरशद की तलाश, पहली बात तो 1 लाख का वो इनामिया था, एडीजी मेरठ जोन ने उसके ऊपर इनाम किया था, और एसटीएफ ऐसे बदमाशों के ऊपर नजर रखती है, और जरूर जो इनके पास से हथियारों की बरामदगी हुई है, इस बात का अंदेशा जरूर है कि अब बदमाशों को जरूर लगता था कि अगर पुलिस उनके सामने आएगी, अगर मुठभेड़ का एक दौर आएगा, तो अपने पास जो कार्बाइन या अन्य जो बंदूकें हैं उनसे पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करेंगे। और इसी को अंजाम देने के लिए हमको लगता है कि ये लोग जितने भी हथियार थे वो पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करने के लिए ही रखे थे। और कल रात में जो मुठभेड़ हुई है वो इसी बात का एक अंश है कि पूरी तरीके से बदमाश तैयार थे, और ऐसे में एक बड़ा गैंग जो था वो हथियारों की एक बड़ी खेप लेके चल रहा था, जिसको एसटीएफ ने बरामद भी किया है। तो अब जरूर एसटीएफ के जो अधिकारी हैं वो इसकी पूरी एक लोकेशन तलाश करेंगे कि आखिरकार ये जो जितने भी बदमाश थे वो कहां से चले थे, अरशद 1 साल से जो फरार था वो कहां छुपा था, किनकी शरण में था। ये सारी चीजें जो है वो एसटीएफ के एक प्रेस नोट पे या ब्रीफिंग में जरूर कुछ देर बाद डिटेल जारी हो जाएंगी। बिल्कुल, साफ तौर पर कुछ देर बाद डिटेल जारी हो जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और जैसा कि प्रदीप जी ने भी कहा कि देखिए, एनकाउंटर किसी भी समस्या का हल नहीं है, क्योंकि एनकाउंटर कर देने मात्र से अपराध पर लगाम नहीं लग जाती, अपने आप में बड़ी बात है। प्रदीप जी का ही रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। प्रदीप जी, बिल्कुल ठीक बात है कि एनकाउंटर लगातार होते हैं, बड़े बड़े केसेस में हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि कम होते हैं, लेकिन क्या अपराध खत्म हो रहा है? वो तो नहीं हो रहा है। उसके बावजूद लोगों में क्या डर है? नहीं है। तो सर, कैसे अपराध को समाज से दूर किया जा सकेगा? कैसे आखिर इस अपराध पर लगाम लग सकेगी? क्या किया जाना चाहिए? काउंटर के अपराध रोकने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है, और इन जिधर जो योगी सरकार में एनकाउंटर हुए हैं वो निश्चित ये ट्रुथ है कि अपराधों में कमी आई है, इस बदमाशों और अपराधी चरित्र के लोगों में दहशत आई है, कानून का डर हुआ। एक्चुअल में अपराधी जो है समाज की गलत नीतियों से, मैं समाज की भी नीति कर रहा हूँ, सरकारी नीति नहीं, सरकारी नीति तो है, समाज की नीति, गलत नीतियों से भी, वो चाहे गरीबी हो, चाहे अंधविश्वास हो, और कई कारण है जिनके तहत रिएक्शन के स्वरूप ये आपराधिक चरित्र अपना लेते हैं लोग, और फिर बड़े स्तर पर जाकर के इनको सह मिल जाती है, चाहे किसी अधिकारी का, चाहे किसी गैंग का। तो एनकाउंटर है, लेकिन अब इसको रोकने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जितनी जल्दी आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी लोगों की निचले तबके में, आज भी इधर हमारा उत्तर प्रदेश काफी प्रगति पर है, आर्थिक दृष्टिकोण से काफी उन्नत पर है, तमाम परिवार आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी तमाम लोग ऐसे हैं जिनको दो जून की रोटी ढंग से नसीब नहीं होती, जिसको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है। अब कोरोना काल के कारण अपराध भी बढ़ा है। कोरोना काल में सारा जो सिस्टम था डेवलपमेंट का, चक्का रुक गया था, तो सबसे ज्यादा पिसा तो गरीब तबका जो रोने कमाने वाला था। आप देखिए इधर के आंकड़े जो बता रहे हैं पिछले 2 साल के, 1.5 साल के, उनमें जो ये नए नए अपराधी जो आए हैं वो सब गरीब तबके के हैं, ये किसी सरगना से नहीं जुड़े हैं, वो तमाम इस तरह के हैं। तो इन चीजों को रोकने का जो आपने तरीका पूछा, उसका एक तरीका है कि सामाजिक सुधार की ओर ध्यान दिया जाए, आर्थिक उन्नति को फिर से, चक्का जो रुका हुआ गति आया नहीं है, कोरोना का प्रभाव भी खत्म नहीं हुआ है, उसको जल्दी दूर लिया, और कानून बना रहना चाहिए। मैं फिर इसको कहता हूँ, कानून का डर होना चाहिए लोगों में, ताकि कहीं चीजों पर लगाम लग सके। शुक्रिया आप समानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे समाओं का भी शुक्रिया अहम जानकारी साझा करने के लिए। एसटीएफ से मुठभेड़ और अपराधी ढेर हुए हैं। उम्मीद है कि आगे भी एसटीएफ इस तरीके के ऑपरेशंस लगातार चलाती रहेगी और अपराध लगा इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।